हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस चैप्टर that includes a study of the mixed economy, 5-year plans and their successes and failures, nationalization of banks, 20-point program, mill workers strike, and especially the new economic policy of 1991। हम इस चैप्टर में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, जिस पे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। 5-ईयर प्लान्स जो आए थे उनके बारे में, कितने सक्सेसफुल हुए, क्या क्या फेलियर्स थे उनके। हम बैंक्स के नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, 20-पॉइंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, मिल वर्कर्स का जो स्ट्राइक हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू मिक्स्ड इकोनॉमी, brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started much before India got independence. Our Prime Minister Pandit Nehru adopted the middle path rather than taking recourse to any extremes. ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि हमारी कंट्री पे कैसी इकोनॉमी आनी चाहिए, और ये कैसी इकोनॉमी का जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमारे लीडर्स इंडिपेंडेंस के पहले ही ढूंढने लग गए थे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने सोचा कि मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ करते हैं, हम मिडिल पाथ चूज़ करते हैं। सम कंट्रीज हैड अडॉप्टेड capitalism while some had adopted socialism. Each type of economy had its own advantage. दो तरह की इकोनॉमी थी, एक था कैपिटलिज्म, एक था सोशलिज्म। कुछ कंट्रीज़ ने कैपिटलिज्म एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, कुछ कंट्रीज़ ने सोशलिज्म अडॉप्ट कर लिया। सारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अपने अपने एडवांटेजेस थे। In a capitalist system, the means of production are privately owned. It means in a socialist economy, the means of production are owned by the state in the name of society. Actually, capitalist system जो होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं वो प्राइवेटली ओन रहते हैं। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, फैक्ट्रीज़ होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी वो प्राइवेट ओनर्स ओन करेंगे। मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, आप खुद सोचो, इफ़ प्राइवेट ओनर्स हर चीज़ के मालिक बन जाएंगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट ओनर्स का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। वो सिर्फ अपने फ़ायदे, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ये तो होता है कि किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन वहाँ सोशल वेलफेयर नहीं होता, वो सोसाइटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और जहाँ हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में सोचें तो वहाँ पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री, हर फील्ड गवर्नमेंट के अंडर होती है। तो यहाँ पे काम भी बहुत ही बेकार होता है, एंड साथ ही साथ क्या प्रोडक्शन भी सही से नहीं होगा। आप अपनी कंट्री में ही देख लो, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। इसीलिए कहा गया कि दोनों के अपने फ़ायदे हैं एंड अपने लॉस हैं। A mixed economy works both in a private and the public sector. In order to achieve economic development of modern India, we gave preference to a model of mixed economy. एक mixed economy ऐसी इकोनॉमी होती है जो प्राइवेट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था, और इसीलिए हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया। We can see 3 parts in this kind of economy. मिक्स्ड इकोनॉमी के हम 3 पार्ट्स देखेंगे। पहला होता है पब्लिक सेक्टर। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। जो भी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर होती है, उसका कंट्रोल और उसे संभालना, उसका मैनेजमेंट कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे कि हमारी कंट्री में जितने
भी डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनते हैं, हथियार बनते हैं, उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास है. नाउ कमिंग टू प्राइवेट सेक्टर, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट. ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स देम टू. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स. अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इनमें जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ओन करते हैं, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, वो ओनर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल होता है, मतलब कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मानने पड़ते हैं. जैसे एग्जांपल है कंज्यूमर गुड्स. नाउ थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर. इन दिस सेक्टर some industries are owned by private industrialists while some are run under government management. अब जो जॉइंट सेक्टर होता है इसमें क्या होती है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होती हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट रन करती है. For mixed economy to run smoothly, there is a need for coordination between the private sector and the public sector. This system aims at maximization of production and popular participation on a large scale. Mixed economy smoothly run करे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है ये दोनों में कोऑर्डिनेशन हो. ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम है इसका मोटिव होता है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो. मतलब आप ये देखो कि प्रॉफिट मेकिंग तो हो पर साथ ही साथ सोशल चीज़ें भी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा रहा है. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and socialist system. A mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time-bound planning, etc. मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम लाकर एक एफर्ट किया गया है जिसके थ्रू कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम इन दोनों के जो एडवांटेजेस है उसे यूज़ किया जा सके. मिक्स्ड इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव इग्नोर नहीं कर सकती, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती, साथ ही साथ सारी चीज़ें डिसिप्लिन में हो, टाइम से हो, प्लानिंग से हो, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकती. मतलब हर चीज़ मिक्सड अप है इसमें. A mixed economy also naturally tends to give priority to national interest. Long-term development is stressed upon with priority. The industries like defense, scientific research, education, roads, railway, waterways, seaports, and airport development require huge capital investment, but the returns in these areas are delayed. Not many private industrialists are keen to invest in these areas. Mixed economy का ये भी मोटिव होता है या इस चीज़ को भी प्रायोरिटी देती है कि नेशनल इंटरेस्ट में काम हो, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम हो. इसकी प्रायोरिटी होती है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो कंट्री में. अब जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवे, वाटरवेज, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन जो रिटर्न मिलता है वो धीरे धीरे मिलता है. इसीलिए ज़्यादातर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते. इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव. और इसीलिए ये जो एरियाज़ हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और जो भी रिटर्न मिलता है वो कम होता है या धीरे धीरे मिलता है, इन एरियाज़ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और गवर्नमेंट इन्हें संभालती है. Thus, India adopted the mixed economy model and 5-year plans and started off on its path of development. The industrial policy of 1973 increased the speed of development. Priority was given in this policy to control the influence of heavy industries, industrial families and foreign industries and remove the imbalance in regional development. इसीलिए इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है वो अडॉप्ट किया. 5-year प्लान्स हम बनाने लगे और साथ ही साथ धीरे धीरे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होने लगा. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1973 उसने बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट किया हमारी कंट्री में. इसने प्रायोरिटी दिया कि
हमारी कंट्री में हैवी इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल फैमिलीज़, फॉरेन की इंडस्ट्रीज़ का जो इन्फ्लुएंस है उसे कंट्रोल किया जाए। इन्हें इफ़ बहुत फ्रीडम दे दी जाए इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ को, हैवी इंडस्ट्रीज़ के मालिक को, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को, तो ये क्या करेंगे कि जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्हें कम्प्लीटली प्रेशराइज करेंगे, या हम कह सकते हैं इन्हें ख़त्म कर देंगे। इसलिए ज़रूरी था गवर्नमेंट का कंट्रोल, जो मिक्स्ड इकनॉमी होने के बाद से आ गया, और रीजनल डेवलपमेंट होने लगा। मतलब लोकल एरियाज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी बहुत सारी, मतलब उनके लिए भी पॉलिसीज़ निकाले गए, उन्हें भी फ़ायदे दिए गए ताकि वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे। The government focuses on the development of small scale industries and cottage industries. Government also started paying more attention to the cooperative sector. इसीलिए गवर्नमेंट ने कोशिश की कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उस पर भी ध्यान देने लगी। 5 year plans. The colonial power had exploited India economically. The country faced severe problems like poverty, unemployment, population growth, low standard of living, low productivity of agriculture and industries, backwardness in the fields of knowledge, science and technology. Planning was essential to solve these problems. हमारी कंट्री को जो सालों रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, वो लोगों ने हमें इकोनॉमिकली ड्रेन कर दिया था। हमारे पास बिल्कुल भी कंट्री में पैसा नहीं था, लोग बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, सोशल प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे थे, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत गिर चुका था, एग्रीकल्चरल सेक्टर देख ले, इंडस्ट्रियल सेक्टर देख ले, हर जगह हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था, और साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, हम बहुत ज़्यादा ही बैकवर्ड थे। इसीलिए ज़रूरी था कि हमारे देश में प्लानिंग की जाए, और प्लानिंग से हमारे देश को अगेन डेवलप किया जाए। India established the Planning Commission in 1950 with Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू as its chairman. हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में, जिसके चेयरमैन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. It formulated India's 5 year plans that included rural and agricultural development, balanced industrialization, provision for a minimum standard of living, and economic development consistent with democratic ideals. हमारी कंट्री में 5 year प्लान बनाया गया, जिसमें रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए प्रोविजंस डाले गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बैलेंस लाने के लिए कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के मालिक है, सिर्फ वो ग्रोथ ना करे, छोटी इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ करे उतना ही, साथ ही साथ लोगों के का मिनिमम स्टैंडर्ड हो लिविंग का, ये मेक श्योर किया गया, और इकोनॉमिकली भी कंट्री को डेवलप करने के लिए प्लान्स बनाए गए। साथ ही साथ हमारी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो भी चलती रहे। It focused on people's participation and individual development in the formulation and implementation of the 5 year plan. और ये जो प्लान था इसमें ये मेक श्योर किया गया कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो हर फील्ड में, और साथ ही साथ हर आदमी का कंट्री में डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि एक आदमी या एक ग्रुप, कुछ ग्रुप्स ही कम्प्लीटली डेवलप होते जा रहे, नहीं, हर ग्रुप का सही से डेवलपमेंट हो, तो ही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा 5 year प्लान का। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, क्या वो प्रिंसिपल्स थे फंडामेंटल, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स, एम्स थे जिनके नाम पे प्लानिंग की जा रही थी। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज द proportionate distribution of resources of a country and the appropriate use of human resources to fulfill the needs of the people. जो जनरल प्रिंसिपल था जिस पे प्लानिंग की जा रही थी वो ये था कि हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं वो सही से सब में डिवाइडेड हों, एंड साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है, हम हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कंट्री का, तो इफ़ कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार नहीं रहेंगे, उनके पास काम होगा, उनके पास
पैसा होगा, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, उन्हें काम में लगाया जाए। गोल्स ऑफ प्लान्स, क्या क्या गोल्स थे इन प्लान्स के, मतलब प्लानिंग जो की गई थी किस एम से की गई थी। पहला, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, हमारा जो नेशनल इनकम है हमारे देश का उसे इंक्रीज किया जाए। ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्रीज, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे, सारी इंडस्ट्रीज़ को फोकस करके, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ ही हमारे देश को चला रही है। ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सो दैट द कंट्री बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ताकि हमें खाने के लिए, किसी भी खाने फूड ग्रेन के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़े, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं। यूज़ द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे देश के उन्हें सही से यूज़ किया जाए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ की जाए ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और साथ ही साथ उनकी लाइफस्टाइल भी सही से चलती रहे। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ, नेक्स्ट जो प्लान था वो ये था कि इनइक्वालिटी जो है अर्निंग में, मतलब एक आदमी महीने का करोड़ों कमाता है और एक आदमी शायद 1000-2000 भी नहीं कमा पाता, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसे ख़त्म किया जाए। लेकिन यस, आज तक ये इनइक्वालिटी नहीं ख़त्म हो पाई है। 6th पॉइंट, मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, जितने भी सामान हैं, जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है उनका एक सही प्राइस रखा जाए। ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, साथ ही साथ हमारी कंट्री में जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया था उसे कंट्रोल किया जाए फैमिली प्लानिंग से। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे बढ़ाया जाए, गरीबी ख़त्म करके। डेवलप सोशल सर्विसेज, नेक्स्ट, सोशली लोगों के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, जो करना चाहिए वो चीज़ें किया जाए। एंड मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, और हमारी जो इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, हमें किसी भी दूसरे देश की ज़रूरत ना हो किसी भी चीज़ के लिए, हम खुद के पैरों पे खड़े हों फॉर एवरीथिंग। हमें ना फूड प्रोडक्शन के लिए, ना किसी भी कमोडिटी के लिए बाहर की कंट्री से कुछ भी लेने की ज़रूरत ना हो। तो ये सारे गोल्स थे। नाउ फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 1956 के लिए बनाया गया था, द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वॉज प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर, social development, irrigation and flood control, sources of energy, rural and small industries, heavy industries and mineral, transport and communication, education and health. This plan consisted of measures to lay the foundation of planned economic development. तो इसका जो एक्सपेंडिचर था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो एग्रीकल्चर पे था, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, देन एनर्जी के जो सोर्सेज होंगे, रूरल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे खर्चा किया गया था, हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनरल्स पे किया गया था, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पे, एजुकेशन पे और हेल्थ पे किया गया था। ये जो प्लान था इसमें मेजर्स थे कि कैसे हम धीरे धीरे अपने कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, मतलब इसमें तरीके मेंशन थे कि कैसे हम धीरे धीरे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट प्लान था, जस्ट आप कह सकते हैं कि हमारी कंट्री बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी, तो सबसे पहला जो मोटिव था वो यही था कि पहले तो इसे कम्प्लीटली डेवलप करो, उसके बाद दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना। नाउ कमिंग टू सेकेंड 5 ईयर प्लान विच वॉज फ्रॉम 1956 to 1961. This plan had ambitious goals of industrialization, iron and steel industries at Durgapur, Bhilai and Raulkela, chemical fertilizers plant at Sindri, rail engine factory at Chittaranjan, factory of railway bogies at Perampur, shipbuilding factory at Vishakhapatnam and other heavy industries was set up in public sector. Huge dams like Bhakra,
Nangal, Damodar, etc. were built to make water available for agriculture. It led to increase in the national income. ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये बहुत ही, इसमें एम्बिशियस गोल्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। जैसे अभी मैंने जो भी नाम पढ़े, आयरन स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर, भिलाई राउरकेला, एंड केमिकल फर्टिलाइजर एट सिंदरी, रेल इंजन फैक्ट्री, शिप बिल्डिंग फैक्ट्री, ये जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज थी इन्हें गवर्नमेंट के अंडर ला दिया गया, पब्लिक सेक्टर्स में आने लगे, इनका कंट्रोल मैनेजमेंट गवर्नमेंट संभालने लगी। ना जो ह्यूज डैम्स थे जैसे भाखरा, नानगल हो गया, दामोदर हो गया, ये सारी डैम्स को बनाया गया ताकि एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स के पास पानी रहे। और इसके कारण क्या हुआ कि नेशनल डेवलपमेंट हुआ, नेशन हमारा डेवलप किया और नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हुई। Third 5-year plan 1961 to 66. This plan was aimed at bringing about a balance in industries and agriculture. The other goals of the plan included increase in national income, heavy industries, development in transport and mineral industry, elevation of poverty, and to expand the opportunities for employment. तो ये जो प्लान था इसका मोटिव ये था कि इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों में बैलेंस लाया जाए। दूसरे गोल्स ये थे कि नेशनल इकोनॉमी इंक्रीज़ की जाए, हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गई इनका डेवलपमेंट किया जाए, ट्रांसपोर्ट का, मिनरल इंडस्ट्रीज़ का भी कंट्री में डेवलपमेंट हो, हमारे देश से गरीबी हटाई जाए और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आफ्टर द थर्ड 5-year plan, 3 1-year plan were implemented from 1966 to 1969. This was a period of intense famine. Due to the invasion by China and war with Pakistan, the government had to focus on defense rather than development related tasks. Also, the famine required the government to undertake measures to tackle the effect of famine. थर्ड ईयर प्लान के बाद क्या हुआ कि 3 1-year प्लान इम्प्लीमेंट किए गए 1966 से 69 तक। ये ऐसा पीरियड था जहाँ जिस समय हमारे देश में फेमाइन आया था और इस समय हमारी कंट्री को चाइना के साथ भी वॉर करना पड़ा था और पाकिस्तान के साथ भी। तो गवर्नमेंट का जो फोकस था वो वॉर पे ज़्यादा था, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने इस टाइम पे ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ कंट्री में फेमाइन आ रखा था, तो इम्पॉर्टेंट था कि उस एरिया पे गवर्नमेंट ध्यान दे, उस एरिया पे मतलब वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए या जो भी अफेक्टेड लोग हैं उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो इसीलिए ज़्यादा 5-year प्लान्स पे ध्यान नहीं दिया गया और हमारी कंट्री की इंडियन इकनॉमी में फिर से स्ट्रेस आ गया। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 पे। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।